एक बार हाथ खड़ी करें। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो बाकी लोग बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों की खून पसीने की, इन्हीं लोगों की पुश्तैनी जमीनों को ले लेके हम लोगों के घर खड़े किए गए हैं। आज हम इनके लिए नहीं, उस एहसान को पूरा करने के लिए यहाँ आए हैं कि इनके कारण हम भी इस दिल्ली में अपना अपना घर, अपना अपना शहर बसा सके। और ये वो दिल्ली है जिसके ऐसे दिल्ली वासी हैं, आप किसी और शहर में चले जाइए, बाहर का आदमी बाहर ही रहता है और वहाँ का आदमी राज करता है। दिल्ली के आदमी ने कभी किसी को बाहर ही नहीं समझा है, हर आदमी को अपना समझा। और इसीलिए दिल्ली का नागरिक सबसे पहले यहाँ राजधानी का नागरिक है और उसके बाद देश का नागरिक है। मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को। लेकिन दर्द होता है जब हमारी संस्थाएं इस मूल भावना को नहीं समझती हैं। क्या था, क्यों ये डेयरियाँ यहाँ बसी? ये तो गाँव का शहर था, बिल्कुल छोटा सा इलाका था जहां बरतानिया की हुकूमत थी, उसके पहले बड़ी हुकूमतें थीं। आए, नया राजधानी बनी, शहर बनने लगे, शहर में कॉलोनियों की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जब कॉलोनी की पड़ती है तो दूध की भी पड़ती है, खाने की भी पड़ती है। इन लोगों को कहा गया आप जहां रहते हो वहां नहीं, वहां से थोड़े दूर पे चले जाइए। जिन इलाकों में आज जंगल है, जहाँ इंसान नहीं बसता, वहाँ अपनी डेयरियाँ बना लीजिए। इन्होंने खुशी खुशी वहाँ डेयरियाँ बसा ली। उस समय ये बियाबान जंगल हुआ करते थे। मुझे तो अपना याद है, बचपन में हम लोग जब शाहदरा में आया करते, एक पॉन्टून का ब्रिज होता था, ये तो सब बियाबान जंगल माने जाते थे। बाकी जो भरसवाल असवा है वो तो पता नहीं क्या समझा जाता था उनको, तो हम लोग दिल्ली में नहीं मानते थे। ये आए यहाँ और हम लोग आगे बढ़ गए। इनके इलाकों के आसपास हमने आके अपना शहर बसाया। आज तो ये कहना चाहिए था कि जहाँ गाय बसती हैं, जहाँ भैंस बसती हैं, जहाँ उनके गाँव पालक बसते हैं, उनके आसपास हम ना बस सकें। लेकिन हमको बसाने का भी इन्होंने काम किया। और आज हम ही लोगों के, हमारे बीच में से कुछ चंद लोगों के कारण आज वो लोग जिन्होंने पिछले 60-70 साल से हम सबको दूध पिलाया है, हम सबके जीवन की रक्षा की है, आज इन पर गाज पड़ रही है। ये बात मेरे हिसाब से अन्यथा पूरी तरीके से नाइंसाफी की बात है। इस भावना से अगर हम अलग ज़मीन की बात पर उतरते हैं, मुझे भी याद है 2005 की बात है। अमरीश जी, आपको याद होगा, संतराम प्रधान जी भी एक बार बहुत नाराज़ होकर मेरे पास आए थे जब ये बात चली थी कि डेयरी को या तो हटाया जाएगा या सील किया जाएगा। क्योंकि मैं पूर्वी दिल्ली का सांसद था, बाकी डेयरियों से सीधा रिश्ता नहीं था। लेकिन उस समय अपने घड़ोली पर आए थे, मीटिंग रखी गई मुख्यमंत्री जी के साथ। मुझे सीधा सीधा याद है, एलजी साहब के यहाँ हमारी मीटिंग हुई। एलजी साहब के यहाँ ये ऑर्डर हुआ कि भाई इस एरिया को रेसिडेंशियल डिक्लेयर किया जाएगा। जब रेजिडेंशियल डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद हम लोगों ने देखा नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन के बाद जो नक्शे थे, नक्शे के ऊपर एक पीले रंग के सर्कल बनाए गए कि उसके अंदर इस इलाके में रेजिडेंशियल तैयारी कर दी जाएगी। हमारे बहुत से डेयरी के लोगों ने आके कहा कि साहब धीरे धीरे ऐसे भी हम लोग डेयरी का काम ख़त्म कर रहे हैं, कुछ रहेंगे कुछ चले जाएंगे और धीरे धीरे इसको हम रेजिडेंशियल बना देंगे। मैंने जब परसों आप लोगों के लोग आए थे मेरे पास, रात को बात करते करते मैंने सामने एलजी साहब के यहाँ एक हमारे अधिकारी हैं जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ और वो आदमी हमेशा तथ्य बताते हैं। आपको याद होगा संतराम जी, मैंने फ़ोन किया, बात नहीं हुई। उसके बाद आप ये अधिवक्ता जी लॉयर साहब के यहाँ चले गए। बाद में उनका फ़ोन आया मेरे पास कि क्या बात है। मैंने कहा भाई साहब ये बात हो रही है, ये जो डेयरी का बहुत बुरा चक्कर चल रहा है, बाकी 8-10 डेयरियों में भी ये ख़तरनाक बात है, हमारी तो अपने लोग मेरे पास आए हैं। तो कहने लगे साहब देखो, ये जो ऑर्डर आया है जज साहब का, ये बहुत ख़तरनाक है और उन्होंने कहा इसमें कोई रिलीफ नहीं मिल सकता, रिलीफ कोर्ट से लेना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब मानता हूँ मैं, लेकिन मैंने उनको 2005 की उस पूरे संदर्भ की चर्चा की, उनके साथ डिटेल में बताई। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि साहब एलजी साहब को या सरकार को तो किसी ने बताया नहीं। तो मैंने कहा कौन बताएगा? एमसीडी बताएगी ना। तो उनका इसका मतलब है एमसीडी ने गुमराह किया कोर्ट को। मैंने कहा गुमराह किया तो आपकी, भाई सरकार तो आप लोग हो, हम लोग थोड़ी है सरकार। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब कभी सरकार कोर्ट में जाती है तो सबसे प्रथम कम से कम कोर्ट के सामने कानून का क्या प्रावधान है, अरे वो तो सामने रखो आप। और फिर उसके बाद बात आती, चलिए अगर वो बात नहीं भी मानती है कानून, तो आज हमारे पास 2 सरकारें हैं, सशक्त सरकारें हैं, दोनों तगड़ी सरकारें, ऐसा नहीं है कमज़ोर सरकारें हैं। आपको याद होगा 2007-8 में इसी दिल्ली में सीलिंग का और तोड़फोड़ का कहर चला था। यहाँ तो 11 कॉलोनियाँ, उसमें तो मुझे याद है 60 या 70 हज़ार दुकानों को तो टोटली तोड़ने का और करीबन 5 या 6 लाख जगहों को सील करने का कानून किया गया था। क्या किया उस समय की सरकार ने? जितनी जल्दी हो सका, क्योंकि मैं उस समय पार्लियामेंट में सदस्य था, जैसे ही हमारी पार्लियामेंट खुली कानून आया, कानून के पहले उसका ऑर्डिनेंस आया,
जिस दिन ऑर्डिनेंस के दस्तखत हुए उस दिन सीलिंग बंद हो गई और तोड़फोड़ बंद हो गई। मैं आज की सरकारों से पूछता हूं, अगर कानून में गलती है भी तो अभी पार्लियामेंट निकली थी। केजरीवाल जी, आप तो हर 2-2, 3-3 दिन में आपके ऊपर कोई सवाल उठता है तो 1-1, 2-2 दिन की आप विधानसभा बुला लेते। बुला लीजिए ना, क्यों नहीं कानून आप पारित कर सकते हैं? क्यों नहीं भारत सरकार कानून पारित कर सकती है? उसके बाद देखें कोर्ट क्या करता है। अगर हम लोग 5-5, 6-6 लाख दुकानों को, 40-40, 50-50 हज़ारों को घर को तोड़वाने को रोकने के लिए कानून ला सकते थे, तो ये कानून क्यों नहीं हम ला सकते? इसमें सिर्फ संदेह होता है कि इच्छा शक्ति की लोगों में कमी है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, क्या उनके कारण होंगे क्या नहीं होंगे, मॉल को देना है, अमूल को देना, वो जाने, उनका काम जाने, वो बाद में जाएंगे, उस चक्कर में मैं नहीं पड़ रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये है कि जब कानून हमको हथियार देता है कि हम जनता की रक्षा के लिए खड़े हों, तो जिनके हाथ पे हमने कानून दिया है वो क्या कर रहे हैं, ये सवाल बनता है। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा यहाँ आप सबसे, हमारे चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे एमसीडी के कमिश्नर हो, चाहे कोई हो, आप पर सांप सूंघ गया क्या? क्यों नहीं कोई नए तरीके का कानून ला सकते हैं आप? क्यों नहीं कोई किसी भी तरीके का प्रावधान आप ला सकते हैं? आपको याद होगा बहुत से समय पे कई बार ऐसा हुआ है कि कानून लोकसभा में पारित नहीं हुए, लोकसभा में हंगामा हो गया तो ऑर्डिनेंस ले आए। अपने फायदे के लिए आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, जनता के फायदे के लिए आप एक ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हो। दिल्ली तो आप लोगों के हाथ में है भाई। और मुझे बताइए इसमें किसका हित है? इसमें तो जनता का हित है। और इसमें अहित क्या है? अहित किसका है? चलो मैं मानूं कोई ऐसी चीज़ हो सकती है इसमें कहीं अहित दिखता हो, मैं आपसे कहूँगा, आपने कहा आप सामने आकर आइए, मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूँ कि चलिए जिस अधिकारी के पास चलना हो चल सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे आगे कराता हूँ, कल या परसों में सबसे पहले ये कानूनी लड़ाई होगी। मैंने अपने मित्र को फ़ोन करके कहा जो लॉयर हैं, और अच्छा है उन्होंने कहा कि नहीं वो आपकी पूरी मदद करेंगे। रात को मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि वो किस तरीके से क्या करना चाहेंगे। मैंने कहा भाई साहब कानूनी पेचीदगी आप बेहतर जानते हैं, मुझसे आप राय मत लीजिए। मैं तो इतना कह सकता हूं कि आप अपनी तरह से पूरे मन से वो काम करिए। संतराम जी उनके साथ ज़रा बात कर लीजिएगा, शायद कल या परसों में आप लोग पिटीशन डालेंगे। लेकिन जो भी पिटीशन डालेंगे ये टेम्परेरी होगी, उसके लिए कानून आना पड़ेगा। और मैं एक और बात आप लोगों को कहता हूँ, बहुत से लोग कह रहे हैं कि कोई नई नीति लाई गई थी। नीति का कोई कानूनी मतलब नहीं होता है, प्लीज सुन लीजिए। अगर नीति भी है कि दिल्ली से डेयरी नहीं उठाई जाएंगी तो कचरे के बराबर है नीति। नीति को कानून में तब्दील करना पड़ता है, नीति से कुछ नहीं होता है। ये भ्रम में मत रहिएगा, बेवकूफ़ी में मत रहिएगा कि नीति बन गई। नीति का कोई मतलब नहीं है। नीति के अंदर अगर कानून के खिलाफ या कानून आज के कानून के विपरीत कोई बात रखी गई है, उसे कानून में पास होना पड़ेगा। इसलिए आप तब तक मत रुकिएगा। अगर आपको कोई भी मंत्री कह रहा है कि नीति मेरी टेबल पे रखिए, तो टेबल का अचार डालूंगा क्या मैं नीति का? अगर आप जज साहब के पास नीति ले जाएंगे, नीति उठा के फिर खिड़की से बाहर फेंक देगा। कानून इस देश में चलता है, नीति नहीं चलती है। नीति से कानून बन सकते हैं, लेकिन जब तक कानून नहीं बनेंगे तब तक नीति का कोई अर्थ नहीं होता है। तो लड़ाई हमें उस कानून को बनाने के लिए भी लड़नी है। और एक नई चीज़ मैंने देखी साहब इस दिल्ली में आज, अभी आप लोग बता रहे थे कि आप पर लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि दूध आपका गंदा है। हमने तो दूध ये गंदा नहीं देखा। और अगर खराब दूध है तो दिल्ली जल बोर्ड का 95% पानी तो जहरीला है। सबसे पहले दिल्ली जल बोर्ड को बंद करिए ना। मैं दिन में 5 लीटर पानी पीता हूँ, मुश्किल से 6 भर दूध पीता हूँ। इस उम्र में दूध नहीं पिया जाता है। आप लोग अच्छा दूध देते ही नहीं हो, मुझे मदर डेयरी का पीना पड़ता है, तो थोड़ी थोड़ी मैं चाय पी लेता हूँ। संतराम जी कभी दूध भेज दिया करिएगा तो कम से कम दूध चख लेंगे। नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये कमाल है, हम जहरीला पानी पीते। आप कोई बता दो किसी के घर में अगर आरओ ना लगा हो तो 10 दिन में, 2 साल में, 3 साल में किडनी फेल हो जाएगी दिल्ली के लोगों की। उस पर सवाल नहीं है, वो जल बोर्ड का अधिकारी पवित्र है और आप लोग पापी हो जो इस पूरी दिल्ली को शुद्ध दूध पिलाते हो। ये मुझे बात नहीं समझ में आती है। कौन सी मानसिकता है ये जो आप लोगों पर सवाल खड़ा करती है? और वो अधिकारी जो पानी तक नहीं हमको साफ पिला सकते हैं, उन पर कोई भी सवाल नहीं इस देश में खड़ा होता है। मैं इसलिए इन बातों को केवल रेखांकित कर रहा हूँ कि हमारा प्रशासन और हमारे ऊपर सत्ता पे सीन जो भी लोग हैं, उन्हें जनता की तरफ, जनता के हित की तरफ और सामान्य जन की तरफ और आम आदमी की तरफ उसकी ज़रूरतों के साथ खड़ा हुआ दिखना पड़ेगा। मैं यहाँ आया हूँ, ठीक है, मेरे पास वो अधिकार नहीं है जो हमारे विधायकों के पास है, जो हमारे सांसदों के पास है। ये कोई पार्टी का भी मंच नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ, किसी पार्टी का, मुझे नहीं मालूम है किस पार्टी के आपके विधायक हैं, आपके सांसद नए नए चुने गए हैं, वो मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार, भारत सरकार में,
अरे आइए, ये आपके लोग हैं, आपने इनको चुना है। अगर इनके दुख दर्द में आप नहीं साथ खड़े होंगे तो कब आप साथ खड़े होंगे? और मैं इतना कह सकता हूं कि अगर हमारे विधायक, अगर हमारे सांसद, अगर दिल्ली से जो एक मंत्री आज आपके बीच में आके खड़ा हो जाएगा तो अपने आप जो पुलिस बुलडोजर लेकर आती है, उस बुलडोजर के अपने आप डीजल खत्म हो जाएगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। लेकिन अगर हमारे सांसद, हमारे विधायक सड़क पर नहीं उतरते हैं तो इसका मतलब है अगर 4 लीटर डीजल मशीन में है तो 4 लीटर और यही लोग डाल रहे हैं, फिर उंगली उठेगी। मैं सम्मान से कहता हूं, जनता के बीच में आज भी आपकी जगह है, उस जगह का सम्मान करिए, जनता के दर्द के लिए उतरिए। अगर आप उतरेंगे तो इस जनता के साथ साथ मैं भी आपको कंधे पर उठाकर आपकी जय जयकार करूंगा, क्योंकि हमने आपको अपने हित के लिए चुन के भेजा है। पार्टी तब बात, आपने भी कहा था कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, जो लीडर साथ में खड़ा होगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि अगले 2-3 दिन में आप कानूनी लड़ाई लड़िए। मैं आग्रह करूंगा कि किसी भी अधिकारी के पास चलना हो, किसी भी बड़े सीनियर लीडर के साथ चलना हो, आप कोई भी डेलीगेशन ले जाएं, आपको लगता है मेरे साथ चलने से जरा सा भी बल मिलेगा, ले चलिएगा। अगर आपको लगता है वहाँ कोई राजनीतिक दिक्कत होगी, उनको लगेगा कि ये कांग्रेसी है, इसको क्रेडिट मिल जाएगा, तो नहीं भी मैं चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल भी आप लोग जब मीटिंग में आके लोग जब फोटो खींच रहे थे, मैं बार बार कहता फोटो मत खींचो यार, बेकार की। ये सेल्फी का ज़माना आप लोगों का होगा कि 4 काम किए नहीं और 4 सेल्फी डाल दी, लोगों में ताली पिट गई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम 2012-13 में सेल्फी की सरकारें बहुत भुगत चुके हैं, उस तरह की राजनीति में मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, कभी भी कोई आवश्यकता आपको पड़े, जितना भी मेरा ज्ञान है 2005-6 की जो बातचीत हुई थी, उसकी जितने भी कागज़ मेरे पास है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने दफ्तर से निकालने की। आपने लॉयर साहब को पूरी की पूरी फाइल दी है, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ 5 या 6 के अगर सरकार के आदेश हमें मिल जाएँ। एलजी साहब के ऑफिस में मैंने बात की है, वो कह रहे हैं कि अगर कहीं से भी आपको इस सुराग के कोई भी कागज़ मिल जाते हैं तो जो कोर्ट के सामने आप रख रहे हैं वो रखिए। अगर हमारे पास आप भेज देंगे तो सीधे सीधे डीडी और एमसीडी में हम भिजवा देंगे, और जो कानून के तहत यहाँ की डेयरी को संरक्षण मिलेगा, उसी कानून के तहत फिर बाकी डेयरियों को भी वही संरक्षण मिलेगा, क्योंकि कानून एक होना चाहिए हर जगह का। आज पूरा आपका सम्मान करते हुए कि आपने बीच में इस घड़ी में मुझे बुलाया, अपनी बात कहने का मौका दिया। ये मंच आपका है, किसानों का है। और आखिर शुरू में भाई साहब ने कहा था कि हम किसान यहाँ अपने किसान भाइयों के लिए आए हैं। आप हमारे भी भाई हैं, आप सिर्फ किसानों के भाई नहीं हैं। अगर आप ना हो तो मैं ना सवेरे का नाश्ता खाऊं ना रात का खाना खाऊं। हम लोग फिजूल में आपको अन्नदाता नहीं कहते हैं, दिल से अन्नदाता कहते हैं। तो आपका इस धरती पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका बल हमें मिलता रहे। ये दिल्ली भले ही राजधानी सबकी है, लेकिन बनी है आप सबके परिश्रम से, आप सबकी मेहनत से, आप सबके प्यार से। पुनः आपसे कहूँगा, अगले 2-3 दिन हमारे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये भी कहूँगा, और मैंने ये देखा भी है कि दिल्ली में जब भी गाज पड़ा है और दिल्ली की जनता एकत्रित होकर एक हुई है, तो हम लोगों ने रास्ता निकाला है। हमारे कुछ यहाँ मीडिया के मित्र आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लेकिन एक चीज़ मेरे मन में बहुत निराशा करती है। आपको याद होगा जब सीलिंग का काम चल रहा था और वो पता नहीं कौन सी वो मेहरौली रोड थी, जिसमें लाखों करोड़ों के शोरूम टूट रहे थे, जिसमें 50-50 हज़ार रुपए की साड़ियों के बड़े बड़े शोरूम टूट रहे थे जो रईस पहनते थे। तो सारे हमारे चैनल पहुंच गए थे कि आशियाने टूट रहे हैं, दिल्ली टूटती हुई दिख रही है। पता नहीं गरीबों के घर में उन्हें आशियाने क्यों नहीं टूटते दिखते, मुझे समझ में नहीं आता है। आप अपने मित्रों से कहिएगा, आपका तो मैं सलाम करता हूँ कि आप इन गरीबों के बीच में इनका दर्द को, हो सकता है इनका दर्द रिपोर्ट करने से आपको इश्तहार भी ना मिले, हो सकता है कल को अमूल के या मदर डेयरी के इश्तहार बंद हो जाएं, फिर भी हिम्मत करके आप खड़े हो, इसलिए मैं कहता हूं उनके लिए तालियां जरूर बजाइए। लेकिन उनके लिए जिन्होंने दिल्ली के लिए कराह किया है, एक बार यहां भी आ जाओ। क्या मालूम आज आपका घर इस कॉलोनी में नहीं है, अगर जिस कॉलोनी में आपका घर हो, अगर बुलडोजर की राह उस कॉलोनी पे मुड़ गई, तब भी याद रखिएगा, लड़ने के लिए तो आपके पास यही लोग आएंगे और ये नहीं पूछेंगे कि आप हमारे समय खड़े नहीं थे, क्योंकि ये हमेशा दिल्ली के लिए खड़े रहेंगे। अंत में पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ कि हम इस मुसीबत से जल्दी निकलेंगे, और पुनः यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।